तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑथेंटिकेशन, कि एमवीसी में ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, और इसके साथ साथ ऑथराइजेशन भी पढ़ेंगे। बट ऑथराइजेशन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ये काफी बड़ी क्लास हो जाएगी अदरवाइज। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो लॉगिन पेज आपका जो होता है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। आपको बताता है कि एक यूजर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो इसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, कि मतलब मेरी वेबसाइट को या मेरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस वही लोग कर पाए जिनको मैं चाहूं कि वो एक्सेस कर पाए। जैसे फेसबुक वाले, ये नहीं कि कोई भी फेसबुक पे जाके फेसबुक को एक्सेस कर सकता है, जब तक आप अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था, 3 तरीके के होते हैं मोटा मोटा। एक होता है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो हम पढ़ेंगे, और सबसे कॉमन होता है नॉर्मल वेबसाइट्स में। म्यूट हो जाओ अगर कोई कोई किसी के पीछे से आवाज आ रही है तो। सबसे कॉमन होता है जैसे लॉगिन फॉर्म बनता है, लॉगिन फॉर्म आप बनाओगे, उसमें क्रेडेंशियल डालोगे, वो क्रेडेंशियल आपके डाटाबेस में सेव होंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे वो क्रेडेंशियल फर्स्ट चेक होंगे। उसके बाद एक टोकन जनरेट होगा। ये अभी जल्दी बता रहा हूँ, डिटेल में समझाऊंगा एक एक स्टेप। और वो टोकन हर बार हर रिक्वेस्ट में आता रहेगा। अगर वो टोकन वैलिड जब तक है, उसका वैलिडिटी वगैरह सब आप लोग सेट करते हो, मतलब हम डेवलपर लोग सेट करते हैं। जब तक वो वैलिड है तब तक यूजर वो लॉग इन कर सकता है। जैसे ही वो इनवैलिड हो जाएगा, यूजर लॉग आउट हो जाएगा, या फिर वो यूजर खुद अगर लॉग आउट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो टोकन हम इनवैलिड कर देंगे। और इस हिसाब से ऑथेंटिकेशन ये फॉर्म बेस्ड वाला चलता है। अभी खाली हल्का फुल्का बताया, भी डिटेल में आएंगे। दूसरा विंडो फॉर्म ऑथेंटिकेशन होता है। ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का ऑथेंटिकेशन है। इसमें क्या होता है कि भाई जो बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन कर पाए, इसमें हम ये नहीं बताते कि यूजर नेम कौन है, पासवर्ड कौन है, कोई डाटाबेस वगैरह कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंपल हम बताते हैं कि जो बंदा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन कर सकता है, विंडो में आपकी मशीन को लॉगिन कर सकता है, वो आपकी एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसे कहते हैं विंडो ऑथेंटिकेशन। और तीसरा मैंने बताया था एसएसओ, जो कि होता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या होता है कि भाई एक मेरी अगर मेरी कंपनी की 4 वेबसाइट हैं, जैसे गूगल हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया। तो क्या कहते हैं कि आप एक प्रोफाइल बना लो। अगर एक जगह आप लॉगिन हो तो आपको जैसे गूगल पे अगर आप लॉगिन हो तो आपको यूट्यूब पे दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, या फिर जीमेल पे दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार लॉगिन हो। तो इसे सिंगल साइन ऑन कहते हो, कि एक बार साइन ऑन किया और उसके बाद हर जगह आप लॉगिन या फिर ऑथेंटिकेट हो सकते हो सक्सेसफुली। क्या इन तीनों चीजों में कोई दिक्कत या परेशानी? ये पहले भी बता चुका हूं मैं। यस सर। क्लियर है, क्लियर। राइट? क्लियर है सर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे फॉर्म ऑथेंटिकेशन। क्या क्या होने वाला है इसमें? सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है? ये सिंपल सा है। हम विद द हेल्प ऑफ टोकन लिंक करेंगे। क्या होगा अगर इसको मैं पेंट में बनाना चाहूं? तो ये आपका सिस्टम होगा, और यहां पे यूजर बैठा है, ये अपने क्रेडेंशियल डालेगा। यहां पे डाला इसने, तो सिस्टम में अब अंदर क्या चलेगा? वो बेसिकली पहले चेक करेगा कि आपके क्रेडेंशियल के डाटाबेस में एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं करते। अगर मान लो यहां पे क्या चेकिंग चल रही है, एक एक बना लेते हैं। यूजर क्रेडेंशियल चेकिंग चल रही है। अगर आपके और डाटाबेस में भी हम सीधे नहीं रखते, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब पासवर्ड को डायरेक्टली ये नहीं कि अगर आपने जो पासवर्ड डाला वो भी डाटाबेस में सिंपल रख देंगे। ये तो फिर डाटा प्रोटेक्शन का के अगेंस्ट हो गया ना, कि आपका डाटा आप डाल रहे हो पासवर्ड और वो देख ले रहे हैं आपका पासवर्ड। तो ये तो उसके अगेंस्ट हो गया। तो इसलिए पासवर्ड को भी प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में रखना पड़ता है। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, हम एक सिंपल सा MD5 का यूज करेंगे। पहले ये बड़ा यूज होता था, अब ये कम यूज होता है, लेकिन सिंपल है इसलिए हम इस फॉर्मेट में ही सेव कर लेंगे। बट और भी अलग अलग टेक्निक है जिसके थ्रू आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये टेक्निक कोई आपको अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। एक सिंपल सा मेथड आता है, हर टेक्निक वाले अपना मेथड देते हैं, उस मेथड के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग डालो, वो आपको
प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। दिखाऊंगा, मैंने भी बना रखे हैं मेथड आपके लिए। तो यूजर क्रेडेंशियल हो गया चेक, और मान लो यूजर एग्जिस्ट करता है डाटाबेस में, नहीं करता तो यहीं पे सीधा बोल देगा कि भाई यूजर ही नहीं करता, डाटा एग्जिस्ट, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर करता है तो आगे बढ़ेगा, और आपके ऊपर है, आप चाहो तो थर्ड पार्टी का सर्वर इस्तेमाल करो या अपने आप से जनरेट करो। जनरली लोग थर्ड पार्टी यूज करते हैं या फिर अपने को, वो आपकी कंपनी के पे डिपेंड है। वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है जो की जनरेट करता है बेसिकली एक। तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं टोकन जनरेटर। वो कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, उस फॉर्मूले से एक की जनरेट करेगा, और अलग ही सर्वर होगा। अलग भी हो सकता है, आप अपना खुद का भी बना सकते हो, अभी दिखाऊंगा ये कैसे बनाते हैं, होगा। और इस क्रेडेंशियल के साथ साथ जैसे ही वो एक टोकन जनरेट करेगा, रैंडम बहुत ही बड़ी सी की होगी, उसको भेज देगा यूजर के पास, कहीं पे कुकी में सेव कर लेगा या फिर लोकल स्टोरेज में या फिर सेशन स्टोरेज में। तो ये दोनों चीज आ गई अब ब्राउजर के पास। अब जब भी यूजर नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो क्रेडेंशियल तो एक बार चेक होते हैं बस, हर अगली बार से टोकन जनरेट चेक होगा कि भाई टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हाँ वैलिड है या नहीं है, हाँ वैलिड है। और इसी, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नकली टोकन भेज दिया, उसके भी एक पहचान होती है कि नकली है असली है। दो तीन प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, तो उन तीन प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करता है, अच्छा इसकी वैल्यू वही है, इसकी वैल्यू यही है, उसी सर्वर से आया है, किसी और सर्वर से तो नहीं आया। ये सब चेक करके वो हर बार सारे पेज को ऑथेंटिकेट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ये सिंपल सी कहानी है, इसे ही बोलते हैं JWT टोकन या जनरेशन मेथड, और या फिर ऑथेंटिकेशन यूजिंग फॉर्म ऑथेंटिकेशन मेथड। क्लियर है थ्योरी में कुछ बात, दिक्कत परेशानी? क्लियर है सर। ठीक है, जितने भी आप फॉर्म ऑथेंटिकेशन देखते हो मोस्टली यही तरीका इस्तेमाल होता है। जो भी आप लॉगिन पेज देखते हो उनमें बस ये है कि सर्वर अलग अलग जगह के हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होगा, कोई कम प्रोटेक्टेड होगा, और हम खुद का कोड भी बना सकते हैं। तो हम जो बनाएंगे वो खुद का ही कोड बनाएंगे, हम किसी सर्वर पे भी हिट नहीं मारेंगे। चलो भाई, तो एक एक काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो, अच्छा इसके लिए रजिस्ट्रेशन पेज भी होना चाहिए, कि रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा तभी तो यूजर रजिस्टर कर पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पेज अभी हम नहीं बना रहे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज तो सिंपल करड ऑपरेशन है, बना लेंगे बाद में अगर तुम लोग चाहोगे तो। बट ये तो जैसे एम्प्लॉय का पेज बना था, ये मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। जैसे एम्प्लॉय का पेज बना था या फिर कोई टीचर का पेज बनेगा, वैसे ही पूरा रजिस्ट्रेशन का पेज बन जाएगा। उसमें 4-5 फील्ड अपनी ऐड कर लेना, कि यूजर नेम, पासवर्ड, सिटी, कंट्री, जो भी आप सेव कराना चाहो, 3-4 चीजें। हमें तो मेनली यूजर नेम और पासवर्ड से मतलब है। तो ये चीजें रजिस्ट्रेशन पेज में बन जाएगी। ये रिपीटेड काम हो जाएगा, ये मैं कराऊंगा तो ये वही काम है जो एम्प्लॉय में किया था। मॉडल बनाओ, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बनाओ, फिर यहाँ पे आगे अपना रिपोजिटरी पैटर्न बनाओ, और फिर कंट्रोलर से डाटा डाल दो। इस चीज में किसी को दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनेगा? नो सर। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय का बना था वैसे ही इसमें बनेगा, कोई काम अलग नहीं करना। हम, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर नेम और पासवर्ड 2 फील्ड की। आप सिटी, कंट्री कुछ हो सेव कराना चाहो तो करा सकते हो, बट यही रिक्वायरमेंट है हमारी। अब आते हैं, जब लॉगिन पेज, अब आएगा लॉगिन पेज। ठीक है, मुझे क्या जरूरत थी लॉगिन पेज से, यूजर नेम और पासवर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि भाई लॉगिन आता है तो यही दो चीज डालता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं रिपीटेड काम यहां पे बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं काफी चीजें, तो वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा कि अरे ये कैसे बनाया, तब मैं बताऊंगा। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, इसके लिए क्या नाम थे, यूजर्स नाम से। तो ये है एक टेबल जिसमें एक मैंने अभी खाली अपना यूजर नेम डाला हुआ है, और पासवर्ड मैंने, पासवर्ड को इसी तरह से डालते हैं कुछ हैश। ये पासवर्ड एक्चुअली में क्या है, IT एक्सपर्ट्स आ रहा है, उसका MD5 वर्जन है। बट अब मार्केट में MD5 की जगह और भी लेटेस्ट वर्जन यूज होते हैं,
उनका कोड भी अगर आपको देखना होगा तो मैं बना के दे दूंगा आपको। एक क्लास मैंने बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे मेथड दे रखे हैं जो आपके फ्यूचर में काम आ जाएंगे आपको, तो वो मैं उसके मेथड भी दे दूंगा। लेकिन अभी हमने सिंपलिसिटी, ये बड़ा सिंपल होता है जनरेट करना, तो इसलिए मैंने MD5 ले लिया। लेकिन अब मार्केट में MD5 नहीं यूज होता, पहले यूज होता था। अब ये दूसरे तरीके से हैश करते हैं। हैश मतलब कि देखो नाम ये है लेकिन यहाँ पे ये छपा हुआ है कि कोई अगर बंदा आके डाटाबेस में पढ़ भी लेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर ये यूजर नेम पासवर्ड डालेगा फेसबुक पे तो वो लॉग इन ही नहीं होगा। करेक्ट है? कोई डाउट है? सर ये Clear. कहाँ से आया? ये मैंने बनाया है, एक यूजर नेम पासवर्ड मैंने सीधा डाटाबेस में डाल दिया है। कैसे अच्छा बनाया है अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया है मैंने। ठीक है। ठीक है, और खोलते हैं इसे, टेबल्स को भी एक्सपेंड करते हैं। तो भाई ये रही हमारी टेबल। इसमें खाली क्या किया है, सेम है, इसको बस प्राइमरी की बना दी है। आईडी की वैल्यू आपको नहीं देनी, एक तो प्राइमरी की है, दूसरा मैंने आइडेंटिटी बना दी है। ये अपने आप ही एक एक करके वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको भी यही फॉलो करते रहना है। नेम यूजर्स, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए बनाओगे तो उसी टेबल को इस्तेमाल कर सकते हो। दो चार कॉलम और भी ऐड करना चाहो, सिटी कंट्री, तो कर सकते हो। उसका कोई खास यूज हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने उसमें उसे किया नहीं। बट अगर आप चाहो तो खाली यूजर नेम और पासवर्ड भी रजिस्ट्रेशन पेज पे दो ही फील्ड भी बना सकते हो, तो इसी सेम टेबल का इस्तेमाल वहां पे हो जाएगा। बन गया हमारा। स्टेप 2 क्या है, क्रिएट मॉडल क्लास एंड सेटअप ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। एंटिटी फ्रेमवर्क में जो करते थे वही काम किया है, कुछ खास मैंने यहां पे अलग से काम नहीं किया। तो क्या किया हमने, मॉडल में गए अपने, इस यूजर्स डॉट सी एस की एक मॉडल क्लास बना ली। इसमें आईडी बता दिया, यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा रिक्वायर्ड फील्ड होगी, तो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए इसे एडनोटेशन बोलते हैं। ये एडनोटेशन लगा दी कि भाई जब तक आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दोगे तब तक वो पेज आपको सबमिट नहीं करने देगा। और आईडी को मैंने की बता दिया, की मतलब ये प्राइमरी की है, तो ये फील्ड जैसे ही हम की लिखते हैं ना, तो वो जैसे यूआई पे एडिट एडिट करोगे तो की को एडिट नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, क्योंकि कहता है भाई ये तो यूनिक की है ना। जैसे आप स्कूल में हो तो आपका एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर कोई एडिट नहीं कर सकता, रोल नंबर जो आपको मिल गया। वैसे ही एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय आईडी कोई एडिट नहीं कर सकता। एम्प्लॉय आईडी आपकी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक नंबर है। वैसे आईडी को मैंने की बोल दिया, इसका मतलब ये यूनिक नंबर है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। क्लियर है? कोई बात या डाउट? क्लियर है सर। Clear. ठीक है, तो आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, सिंपल सी चीज। उसके बाद क्या किया था हमने, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में गए थे। ऑलरेडी ये सब करके दिखा चुका हूं आपको पहले, इसलिए जल्दी जल्दी। पिछली ही क्लास में हमने चीजें बनाई थी ये, अब उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर ली, यूजर्स करके, क्योंकि ये हमारी यूजर टेबल से इंटरेक्ट करेगी। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी आपको पता ही है कि एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, इसी प्रॉपर्टी से सारा हमें इंटरेक्शन करना है। अब क्या करना है हमें, मॉडल बन गया एफडीपी कॉन्टेक्स्ट, मेक श्योर कनेक्शन स्ट्रिंग इज एडेड प्रॉपरली। कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह प्रॉपरली एडेड है, ये मेक श्योर कर लो। एंड fdb context is mentioned in program.cs फाइल। तो भाई ये सब तो हमें पता ही है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहां बनाते हैं आपको पता ही है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाएंगे, यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना देंगे और इसको ऐड कर लोगे आप program.cs वाली फाइल में। कहां पे, यहां पे।
कहाँ ऐड किया, ये किया सबसे पहले ऐड किया है हमने, और बाकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ये ऐड कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब शुरू होता है मेन काम। क्या करना है अब हमें कि कोई भी यूजर अपना नेम और पासवर्ड डाले तो वो होना चाहिए एक टोकन के थ्रू वैलिडेट। तो सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लो JWT टोकन की डिपेंडेंसी। कैसे इंस्टॉल करना है, वही काम जो आप पहले से ही करते आए हो, इसे नीचे पहुंचा देते हैं। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे इंस्टॉल में आ गया है JWT बीयर टोकन, ये वाला करना है। खाली JWT करके डालोगे तो आ जाएगा ASP.NET Core Authentication.jwt bearer, और अपने वाला ही वर्जन करना है, लेटेस्ट नहीं करना। लेटेस्ट 8 वर्जन होगा, आपने हम लोग क्योंकि ये .NET 7 पे बना रहे हैं तो 7 का जो सबसे लेटेस्ट होगा वो वाला करना है, 8वें वाला नहीं करना, वरना वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर पाएगा। कर लोगे तो यहीं पे वो चेक कर लोगे डिपेंडेंसीज में जाके। ये देखो JWT वाला आ गया हमारे पास। क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, कहीं पे आपको ऐसे ये सब दिखे ऐसा लाइट कलर का कि मतलब ये यूज नहीं हो रहा कोई नेम स्पेस, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, राइट क्लिक करो, रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग। सो जो अननेसेसरी होंगे उसे हटा देगा, तो रिमूव कर दिया और शॉर्ट कर दिया। ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं अपने इसके पास। सबसे सर पहले ये तो जो हम देखते हैं, हाँ पूछो। ये आपने न्यूगेट पैकेज से जो इंस्टॉल किया है, अगर ये जैसे आपके में तो इंस्टॉल्ड है, हमारे में नहीं होगा तो क्रोम से उठाना है? नहीं नहीं नहीं, टॉम से सुनो तो न्यूगेट पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जाते हैं ना मैनेज न्यूगेट पैकेज, मेरे में तो इंस्टॉल्ड है, आपके में नहीं होगा अच्छा तो अच्छा। आप ब्राउजर में जाओगे, हाँ हाँ JWT हाँ। टाइप करोगे तो आपके में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे में अब ये देखो ये वाला आ रहा है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है ठीक है। तो ये कह रहा और है वो लेटेस्ट कर वर्जन लो। है जिस पे काम कर रहे हैं? हाँ, आपको जिस भी वर्जन पे कर रहे हो, 7, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाते हुए 7 वर्जन यूज किया था, तो आप भी 7 वाला ही करना। तो 7 का हमने 7 वर्जन वाले का जो लेटेस्ट था वो इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। ठीक है, अब मैंने बनाई कुछ हेल्पर क्लास जो हमारे कोड को, हमारा कोड क्या करना है, कोड में कुछ खास नहीं करना है, इतना ही काम करना है हमें कि भाई क्रेडेंशियल ले, मेक श्योर करे कि डाटाबेस में सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद टोकन जनरेट करके हमें वो टोकन दे दे और हर रिक्वेस्ट में वो टोकन भेजना है हमें, इतना काम करना है। तो कुछ मैंने हेल्पर क्लास बनाई कि जो हेल्प करेंगी। बेसिकली क्या किया, एक फोल्डर बनाया है हेल्पर का, और ये जेनरिक क्लास है, मतलब ये हर जगह हेल्प करती रहेंगी, इन्हें हेल्पर क्लास हम बोल देते हैं। कि मतलब ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की जरूरत हो तो आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे एक पासवर्ड हैशर करके है, तो आप कह रहे थे ना मेरा MD5 पासवर्ड कैसे बनाया, तो ये सिंपल सा कोड है जो MD5 पासवर्ड जनरेट कर देगा। आपको कोड याद नहीं करना, ये कोड आपका ऑनलाइन 1 सेकंड में मिल जाएगा। आपको जब भी कोई पासवर्ड जनरेट कराना होगा तो इस मेथड को कॉल करके जनरेट करा के सेव कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? सर एक करके बता दोगे? बिल्कुल। तो जैसे मान लो प्रोग्राम में देखते हैं डिफॉल्ट पेज कौन सा है, वहीं पे करते हैं। होम और इंडेक्स का डिफॉल्ट पेज है, कहां गया, कंट्रोलर। जैसे हमें पता है सबसे पहले ये वाला इंडेक्स इंडेक्स वाला पेज खुलेगा, ये वाला फिलहाल के लिए हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पेज रहेगा तो अभी नहीं खुलेगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, वेर कुछ भी नाम ले लो, कौन सी हेल्पर क्लास थी आपकी, पासवर्ड हैशर। ठीक है, ये स्टैटिक क्लास है तो मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। डॉट करके हैश पासवर्ड
कौन सा पासवर्ड का करना है, जो भी आपको स्ट्रिंग का पासवर्ड रखना है। जैसे मान लो आपको आपकी स्ट्रिंग क्या है, आप हालांकि ये कोड आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज में लिखना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन में सेव कराओगे तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पासवर्ड को, उसके बाद सेव कराना पड़ेगा। तो जो भी यूजर देगा आपको तो वो कराना है। पर मान लो मुझे मेरा पासवर्ड रखना है श्रीकांत इंडिया 123, ठीक है। अब इसका मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली सेव नहीं कर सकता किसी भी यूजर का पासवर्ड, तो मुझे हैश करना पड़ेगा। तो मैंने ये रन किया। आपको तो जब आप सेव कराने जाओगे पोस्ट के मेथड में तो सिंपल ये लगा देना है और वो वैल्यू वाली नई वैल्यू को सेव कराना, ना कि वो। तो ये देखो, ये पासवर्ड ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग, इसने कन्वर्ट कर दिया। अब स्ट्रिंग पास के आ गया, ये आ गई स्ट्रिंग कि भाई ये वाली स्ट्रिंग है जो तुम्हारी MD5 कन्वर्ट होके बनी है। तो यहां पे जाएंगे और जहां पे अब आपको इस्तेमाल करना है उसे कर लो, यहां पे सेव करके रख लो। आपको क्या करना होगा, जब रजिस्ट्रेशन पेज बनाओगे तो जस्ट सेव करने से पहले पासवर्ड की फील्ड को ये बना देना है स्ट्रिंग पासवर्ड, एंड सेव करते वक्त इसमें डाल देना है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ अगर डाउट होगा तो इसका मतलब कि आपने प्रैक्टिस नहीं की पुरानी वाली, क्योंकि करंट ऑपरेशन में हम डाटा सेव कराते थे ना। तो बस आपको हाँ क्या जी, हाँ करना है, जी। सेव, हाँ, सेव कराते वक्त बस उसी को कॉल कर लेना है। ठीक है, कोई नहीं, मतलब अगर कोई डाउट होगा भी तो भी पूछ भी सकते हो दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस पे फोकस करना। सबको क्लियर है सर कैसे मैंने ये हैश देख, पासवर्ड बनाया? विवेक आपको भी? हाँ सर। यस सब क्लियर। हाँ ठीक है भाई, सर, मुझे बस क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर ये तो सेव हो गया सर डेटाबेस में, फिर इसको हमें डिकोड भी तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, डिकोड भी करना पड़ेगा, बहुत सही कह रहे हो। यस तो वो सर। दिखाऊंगा भी, वो दिखाऊंगा कहाँ पे डिकोड कर रहे ओके ओके। हैं। रीड करते वक्त डिकोड करना है, सेव करते वक्त सेव कर देना है नॉर्मल। चलो, तो अब आते हैं कि हमने इसमें देखो एक क्या क्या क्लास थी, मैंने क्या क्या बना रखी है हेल्पर क्लास में। एक बना रखा है पासवर्ड हैशर, जो पासवर्ड को हैश करेगा। और दो तीन मेथड इसमें भी बना रखे हैं मैंने अलग अलग। एक टोकन जनरेट कर रहा है, एक सीक्रेट की जनरेट कर रहा है, एक थोड़ी अलग तरीके की सीक्रेट की जनरेट कर रहा है। क्या होता है ये सब बताऊंगा, भी घबराना नहीं है। और ये कंप्यूट एमडी हैश, ये भी वही वाला है, सेम कोड ही है, मैंने यहाँ इसमें भी लगा दिया, कोई अलग से कोड नहीं है ये। अब बेसिकली आपको क्या करना है, एक शुरू से आते हैं, वहां से दिखाता हूं जहां से आपको समझ में आए। एक कंट्रोलर बना लेना है जो कि ऑथेंटिकेशन करेगा। मतलब जैसे लॉगिन का आप कंट्रोलर बनाओगे ना, तो चाहे लॉगिन कंट्रोलर नाम लिखो, मैंने इसका ऑथ कंट्रोलर नाम लिख लिया है। इंडस्ट्री में बेसिकली कंपनीज में इसको ज्यादातर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसे ऑथ कंट्रोलर बोलते हैं, इसलिए मैंने ऑथ कंट्रोलर नाम लिख लिया है। तो ऑथ कंट्रोलर में क्या है, पहले तो ये वाला पेज है सिंपल, जो कि आपको व्यू रिटर्न करेगा, यूआई रिटर्न करेगा। ठीक है, तो व्यू देख लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर का व्यू है, तो ऑथ के नाम के फोल्डर में लॉगिन नाम की फाइल होनी चाहिए। तो व्यू को ओपन करते हैं, ओथ नाम का कंट्रोलर है और लॉगिन नाम की फाइल है। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड मत देखो, खाली इसको देखो। तो क्या फाइल है ये भी मैंने मतलब डिजाइन अपने आप से नहीं बनाया, ये डिजाइन बड़े सिंपल डिजाइन होते हैं, चैट जीपीटी ने मुझे दे दिया था, चैट जीपीटी से मैंने बना लिया था। बेसिकली क्या है, एक लॉगिन, सिंपल सा लॉगिन पेज है। ये सब क्या है, ये बूट स्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो बूट स्ट्रैप बेसिकली क्या होता है कि जब आपको रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी होती है तो बहुत सारी सीएसएस की लाइब्रेरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बूट स्ट्रैप उनमें से एक लाइब्रेरी है। डेवलपर्स को कोई इतना ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिजाइनर, आपको जो भी आप काम करोगे तो डिजाइनर मिलेगा, वो डिजाइन करके देगा, आप उसके टॉप डिजाइन के ऊपर काम करोगे। तो डिजाइन मैंने चैट जीपीटी से कर लिया है। क्या है, एक फॉर्म है सिंपल सा, इसके अंदर एक यूजर नेम की फील्ड है और एक पासवर्ड नेम की फील्ड है। तो अगर दिखाऊं इसे मैं रन करके,
इस तरह का एक फॉर्म है सिंपल सा, ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेव करा रखा है इसलिए मेरा नाम सेव आ रहा है। ये तो गूगल क्रोम की फंक्शनैलिटी है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन जनरली आप जब देखोगे तो आपका ऐसे खाली आ रहा होगा। तो सिंपल सा एक ये पेज है जो लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर देना है इंडेक्स पेज पे, ओनली जब आप ऑथेंटिकेटेड हो तब। क्लियर? थोड़ा सा इसे पढ़ लेना कि क्या क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर्म के अंदर एक यूजर नेम का बना हुआ है, कंट्रोल है, आईडी आईडी उसका यूजर नेम दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड बना हुआ है, ये सब चीजें क्लियर है। इसमें डिजाइन में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है। ठीक है, अब कंट्रोलर में आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये वाला मेथड तो सिंपल था, कुछ नहीं कर रहा था, खाली आपको लॉगिन का दो मेथड होते हैं ना ऐसे पेजों में जो पोस्ट कराते हैं, उनमें दो मेथड होते हैं, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड तो क्या कर रहा था, सिंपल वो पेज आपको दे रहा था, अब पोस्ट आपको पोस्ट कराने के हेल्प करेगा। तो दो तीन टेक्निक होती है। एक है कि मैंने इसके लिए पोस्टिंग के लिए, क्योंकि देखो आप जब रजिस्टर करोगे, ध्यान से समझना, जब रजिस्टर करोगे तो आप यूजर नाम का मॉडल था आपका, लेकिन जब लॉगिन हम कर रहे हैं तो यूजर पूरी फील्ड की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक लॉगिन मॉडल बना लिया, क्योंकि लॉगिन में तो यूजर नेम और पासवर्ड चेक होना चाहिए ना खाली। तो एक अलग से लॉगिन मॉडल बना लिया, ये क्या करेगा, खाली यूजर नेम और पासवर्ड भेजेगा और कुछ नहीं भेजेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अब आपको सारी फील्ड की जरूरत नहीं है, आपने एक अपना अलग से स्पेसिफिक मॉडल बना लिया जो इस पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ काम आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है। अब पासवर्ड क्या है देखो, अब आपने कहा था ना कि ये सर आपने तो इसे पासवर्ड को हैश किया है तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां पे हम जो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी यूजर नेम पासवर्ड देगा ना, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको हैश कर रहा हूं और हैश वाले को मैच कर रहा हूं। पहली लाइन का कोड क्या है कि भाई जो भी यूजर नेम पासवर्ड डाले उसका पासवर्ड रीड करो और हैश कर दो। पहली लाइन का कोड सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये तो अभी करके भी दिखाया था मैंने, तो ये तो आ जाना चाहिए समझ में ना। इसी की तो मैंने भी करके भी दिखाया था, लॉगिन वाले पेज, इंडेक्स वाले पेज पे गया था, यही वाला मेथड कॉल करके हैश कर लिया था। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरी लाइन क्या है, ये वाली लाइन है जो हम रिपोजिटरी पैटर्न से कॉल करते थे। चाहो तो आप रिपोजिटरी पैटर्न का भी यूज कर लो, मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया कि हमारी कॉन्टेक्ट क्लास का पहला और डिफॉल्ट उठाओ मेथड, उठाओ वैल्यू कौन सी, जहां पे यूजर नेम मैच कर रहा हो यूजर नेम का और पासवर्ड मैच कर रहा हो पासवर्ड से। बात सही है गलत है? क्लियर है। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है वहां पे। जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड लिख रहे थे तो आपने क्या किया था, आपने डायरेक्टली रिपोजिटरी पैटर्न में किया था, हम डायरेक्टली यहाँ को कंट्रोलर में उठा दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिपोजिटरी पैटर्न बना सकते हो बेटर करने के लिए, बट फिलहाल हमारा मकसद क्या था, समझना ये कंसेप्ट। अब उसके बाद लाइन क्या आई सिंपल सी कि भाई अगर यूजर नल मिला कि जो है वो तो है ही नहीं यूजर, तब तो कुछ नहीं करना आपको, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड लिख दो एक एरर व्यू बैक के अंदर। व्यू बैक बता रखा है मैंने आपको, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जब आपको छोटी मोटी चीजें भेजनी होती हैं फ्रंट एंड पे, तो आप हर बार मॉडल बना के भेजने की जरूरत नहीं होती, आप व्यू बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो व्यू बैग में डाल दिया मैंने इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और व्यू को रिटर्न कर दिया, और ये मैं आगे प्रिंट करा के वहां पे प्रिंट करा दूंगा कि भाई आपका यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड है, जैसा कि लॉगिन पेज पे होता है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। अब अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही निकला तो यहां पे क्या किया, पासवर्ड चेक, यूजर चेक कर लिया, और यहां पे तक काम सिंपल हमारा इतना हुआ था कि चेक करके हमने देख लिया भाई
कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं करता तो हमें कुछ नहीं करना, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, काम खत्म। अगर करता है तो हमें जनरेट करना है अपना टोकन, जो मैंने बात बताई थी यहां पे कि भाई पहले चेक करो करता है तब जनरेट करना है, अदर कोई टेंशन, वरना कोई टेंशन नहीं है, वरना नहीं करना। अब कैसे करते हैं टोकन जनरेट, उसके अलग अलग टेक्निक होती है। कई सारे थर्ड पार्टी कंट्रोल होते हैं जो कि आपको सीधा आप एक मेथड देंगे, उस मेथड में आपको 2-3 चीज देनी पड़ेगी, उसके थ्रू आपका जनरेट कर देंगे। और यही चीज हमने भी अपने कोड में लिखी है। मैंने भी कोड अपने हाथ से नहीं लिखा, सिंपल चैट जीपीटी से ही कोड लिया है, क्योंकि ये कोड ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। ये सब बेसिक कोड है, मतलब स्पेसिफिक कोड होते हैं, तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, टोकन जनरेट करने के लिए 3 कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक की, एक इशूअर, एक ऑडियंस। तो कॉन्फ़िगरेशन कहां पे लिखते हैं हम? नितिन बताओ कहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन, बोलो। ऐप सेटिंग। हाँ, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कभी भी कोई भी जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहीं पे लिखी है, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें यहां पे लिखनी है। तो मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई JWT कि यहां इसके अंदर मैं JWT से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। अब एक उसमें की देनी पड़ती है। ये की क्या होगी, एक यूनिक, बहुत लंबा सा, देखो इतना लंबा सा, बहुत बड़ी सी यूनिक स्ट्रिंग होनी चाहिए। आप कहोगे हम कैसे जनरेट करेंगे, तो इसमें भी आपको मेहनत नहीं करनी, मेथड मैंने बना रखा है ऑलरेडी। कहां गया हेल्पर? तो की जनरेटर का दो बना रखे हैं मैंने, एक सीक्रेट की जनरेटर का ये, और एक अलग अलग टेक्निक होती है की जनरेट करने की भी ना। तो जोन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वाली आप वाला वही वाली की जनरेट करोगे। जैसे यहां पे हम ये वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं, टू क्रिएट अ टोकन एक आपको एल्गोरिथम यूज करनी पड़ती है। ये एल्गोरिथम कौन सी क्लास में एग्जिस्ट होती है? क्रिप्टोग्राफी, और ये जो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, इनमें वो कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इसके बेसिस पे आप बेसिकली एक यूनिक टोकन जनरेट कर रहे होते हो। अब ये बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स के आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन हमने जिस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया है उसका नाम है ये HMA C#256 सिग्नेचर। तो इसको इसको बेसिकली एक स्पेसिफिक की चाहिए होती है कि भाई ऐसा नहीं कि अगर मैं यहां पे, कहां गया, अगर मैं यहां पे ABC लिख दूं तो चल जाएगा, नहीं। की के केस में आपको की लेंथ, ये सब फलाना ढिमकाना मैच करना होता है, और इसीलिए हम खुद लिखने की जगह ये की जनरेट कराते हैं। और मैंने कैसे जनरेट कराई है, एक जनरेट करने का सिंपल सा मेथड है, वही एल्गोरिथम, जिस एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल करना है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसी की एक नई की जनरेट कर दी। तो अगर आप कुछ और की का नाम कुछ भी लिख सकते हो, वैसे अगर आप ABCXYZ लिखोगे तो ये मना कर देगा, कहेगा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि इसका ये जो की जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली वो अपने एक फॉर्मेट में जनरेट करेगा। तो आपको इसी की इस्तेमाल कर लेनी है बजाय कि अपने आप लिखने की। हालांकि आप अपने आप भी इतनी बड़ी सी लिख लो, कुछ जो इनके रूल्स हैं वो फॉलो कर लो, तो आपकी अपनी भी चलेगी। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली इनकी इस्तेमाल कर लो। तो इसने एक की रिटर्न की जो कि बाइट में रिटर्न करता है, मैंने बस उस बाइट को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। और इस मेथड को आपको इसको कॉल कहां किया है, इसका तो एक भी रेफरेंस नहीं आ रहा। तो कॉल वैसे ही किया था मैंने जैसे होम इंडेक्स में दिखाया था ना, वैसे ही कॉल करके मैंने की जनरेट कर ली और उसको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिख दी। कोई इसमें दिक्कत या परेशानी? बोलो नितिन, आप बताओ। की जनरेट हुई है तो ये मतलब एक यूजर के लिए रहेगी या मल्टीपल यूजर के लिए रहेगी, क्योंकि नहीं, यूजर तो मल्टी, मल्टीपल। ये करेक्ट, ये आपकी एप्लीकेशन के लिए की है। ये आप एप्लीकेशन जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हो टोकन जनरेट करने के लिए,
उसकी की है ये, तो पूरी विद इन द एप्लीकेशन ये सेम रहेगी। ओके, ठीक है। अब सेकंड आता है इशूअर, कि कौन भाई इशू कर रहा है आपका, कि टोकन कौन बनाएगा, थर्ड पार्टी बनाएगी, आप बनाओगे, या कौन बनाएगा, उसकी डिटेल लिखनी पड़ती है, उसका नाम बेसिकली। अगर थर्ड पार्टी होगी तो ये तीनों इंफॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करेगी, कि इशूअर और ऑडियंस वो अपने आप प्रोवाइड करेगी। आपके लिए इशूअर है कि क्योंकि हम खुद ही बना रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर हमने दे दिया एक जेनरिक नाम JWT ऑथ डेमो इशूअर, कि भाई ये JWT ऑथ डेमो इशूअर है, इसलिए मैंने कुछ ना, इस नाम का कोई खास महत्व नहीं है, बट ये नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि इसी नाम को भी यूज करके वो की टोकन बनता है, तो इसको भी कंपेयर करता है। ये नहीं कि आपने चला दिया इस नाम को, बाद में नाम चेंज कर दिया तो आपके सारे टोकन फटने लग जाएंगे। थर्ड है ऑडियंस। ऑडियंस बेसिकली क्या है कि किस, ये भी अब फिलहाल तो मैंने जेनरिक ऐसे ही नाम दिया हुआ है, कोई इसका वो नहीं है, पर जब आप थर्ड पार्टी से जनरेट कराते हो तो वो आपको ऑडियंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑडियंस का मतलब क्या है कि जैसे ये अभी तो MVC है, मान लो ये API होता, API में मेरी API को फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं मान लो, तो मैं ये भी सेट कर सकता था कि एक जो टोकन की ऑडियंस है ये खाली फेसबुक के लिए काम करे, दूसरा किसी दूसरे के लिए, तीसरा किसी तीसरे के लिए। तो ऑडियंस बेसिकली क्या होता है, सेट करने के काम आता है कि कौन से ऑडियंस है हमारे लिए। मैंने तो एक जेनरिक नाम दे दिया है सिंगल ऑडियंस, और वो सबके लिए यूज होगी, क्योंकि अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, तीन इंफॉर्मेशन की भाई, और कौन इशू कर रहा है, और कौन उसकी ऑडियंस है, कौन उसको यूज कर पाएगा। ये वापस आते हैं अपने कोड पे। चलो, अब थोड़ा सा ये जनरेट टोकन का, अच्छा सिंपल यहीं पे ऐड करने से कुछ नहीं होता, आपको पता है। ऐप सेटिंग में अगर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप program.cs में जाके बताओ मत कि भाई मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, तब तक फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जैसे ही मैंने ये JWT की इंफॉर्मेशन डाली, मुझे यहां पे डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। तो ये पर्टिकुलर कोड है बेसिकली, जहां पे मैं बता रहा हूं कि एक ऑथेंटिकेशन ऐड करो मेरी एप्लीकेशन में, और स्कीम स्कीम क्या है, ये सिंपल JWT का डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी हैं। और JWT बियरर टोकन कैसे जनरेट होगा उसके बारे में बता दिया है, कि वैलिडेशन चेक करेगा, ऑडियंस को भी चेक करेगा, कितनी लाइफ टाइम है वो सब चेक करेगा, और उन सबके नाम कहां से उठा के लेके आए, ये सब हमने बता दिया इसको। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में, सॉरी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में ऐड करने के बाद आपको program.cs में भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारी MVC एप्लीकेशन समझ पाए कि भाई क्या काम चल रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? ये तो सर रटना ही पड़ेगा सर कोड, क्योंकि इतना बड़ा। हाँ, ये तो कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ये रटना पड़ता है। कई बार जैसे किसी किसी एप्लीकेशन में कुछ चीजें फॉल्स होंगी, कुछ ट्रू होंगी, तो ये आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कोई अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो इस क्लास में कौन सा पैरामीटर मैं सेट कर दूं कि जो काम चल जाए मेरा। समझ रहे हो? तो ये यस चीजें सर। चेक करनी पड़ेगी। फिलहाल ये बेसिक ये है कि इसे तो इसे रटना भी जरूरत नहीं पड़ती, तो कॉपी पेस्ट होता है। अभी गूगल डालोगे तो सब बता देंगे कि क्या ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करना है आपको, तो बेसिक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अपडेट करना है तो अपने हिसाब से अपडेट कर लो। तो program.cs का भी काम खत्म। आप लोग समझ रहे हो? विवेक आप समझ पा रहे हो? पारस आप? यस सर। ठीक है, चलो जी सर, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। थोड़ा कनेक्ट कर। हाँ कोई बात नहीं, एक बार जब बनाओगे अपने आप से तो डिटेल में क्लियर आएगा। अभी हल्का फुल्का उतना समझो कि जितना समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इतना काम खत्म, वापस अपने कंट्रोलर पे आएंगे। कहां गया हमारा कंट्रोलर? ऑथ कंट्रोलर। अब जनरेट टोकन का भी थोड़ा कोड देख लें। हालांकि ये सब कोड मैंने लिखा नहीं है, ये सब मैं भी उठा के लेके आया हूं।
तो बेसिकली क्या कर रहा है, पहले तो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, टोकन हैंडलर, और कुछ और ऑब्जेक्ट बनाए। ये बेसिकली सिंपल सी चीजें सब सेट कर रहा है कि कैसे, इसका काम क्या है, टोकन जनरेट करने का। तो टोकन जनरेट के लिए क्या क्या चीजें से इस्तेमाल करनी है, क्या सब्जेक्ट लेगा, कब उसकी एक्सपायरी होगी। तो इसने ऐड आवर, इसने एक्सपायरी दे रखी है कि भाई जो भी टोकन होगा, अभी जो भी टाइम हो रहा है उससे 1 घंटे तक वैलिड रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। उसमें जो इशूअर सेंड किया था हमने, वो इशूअर भेज दिया, ऑडियंस डाल दिया, ताकि एक यूनिक बन पाए। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पे आपका यूनिक टोकन बनेगा। अगर ये 3 चीज किसी और को मिल गई आपकी, तो वो बंदा आपका वेबसाइट का कुछ भी चीज चोरी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और बाद में उसने वो टोकन को बना के, टोकन हैंडलर, वही जो हमने JWT का टोकन लिया था, क्रिएट टोकन कर दिया, वो टोकन आ गया और उसको ही रिटर्न कर दिया हमने। वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, रिटर्न कर दिया। अब क्या इतनी सब बात आई समझ में कि भाई टोकन जनरेट हो गया हमारा। यहां पे टोकन जनरेट हो गया और उसने रिटर्न कर दिया। अब एक, अगर इतनी बात समझ में आई तो हाँ बोलो, कैसे हुआ। ये हो सकता है कि कोड आपको समझ में ना आए, बट वो समझने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑनलाइन कोड मिल जाएगा। अगर फिर भी डिटेल में समझना चाहते हो तो एक एक कोड आप पढ़ सकते हो कि वो क्या करता है, कि वो कैसे जनरेट करता है, वो पढ़ सकते हो आप, कोई उसमें वाली बात नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या है, एक टोकन जनरेट कर देगा। अब जनरेट टोकन कर देता है, उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई हर रिक्वेस्ट में उस टोकन को भेजना भी तो है, राइट। हर रिक्वेस्ट में, क्योंकि हर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी मैं होम करके इंडेक्स पेज कॉल करूं, या या कोई एबीसी पेज कॉल करूं, या कॉन्टैक्ट अस पेज कॉल करूं, या अबाउट अस पेज कॉल करूं, भाई जोन सा भी पेज कॉल करूं, ये टोकन जाना भी तो चाहिए हर बार। बात सही है नहीं है, बोलो। सर ठीक ये है, टोकन कैसे जनरेट हुआ सर? टोकन जनरेट होने के बाद हमने ना ऐप जो सेटिंग फाइल है वो वहां पर हमने कैसे राइट करा, मतलब मतलब समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो। जो हमने ऐप सेटिंग में सर ये टोकन राइट करा है, तो हमें ये की मिली कहाँ से? ऐप सेटिंग में, अच्छा ये जो तुम कह रहे हो ऐप सेटिंग, जो जेसन में जो हमने टोकन लिखा है, यस सर। नहीं यहाँ पे हमने कोई टोकन नहीं लिखा। ये नहीं यहाँ पे की सर। हमने, हाँ ठीक है दोबारा बता देना, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें जो भी थर्ड पार्टी हो, या फिर अपने आप भी आपको जनरेट करना है, तो कोई यूनिक होना चाहिए ना टोकन आपका। ये ना हो कि आपने टोकन जनरेट किया और मैंने भी कल को वही टोकन जनरेट करके भेज दिया। तो उसे कुछ यूनिक कीज चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पे वो टोकन जनरेट करता है। अगर मैं बोलूं आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करो, आप करके मुझे भेज दो, मैं वो रैंडम नंबर यूज करके आपका एक्सेस कर रहा हूं एप्लीकेशन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गलती से, मतलब जो हैकर बैठे होंगे, वो भी रैंडम नंबर ट्राई कर रहे हैं, तो आपका और उनका रैंडम नंबर मैच कर गया, तो उन्होंने भी आपकी वेबसाइट एक्सेस कर ली। अब ऐसा क्या हो कि जो आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो ना, हैकर को वो मिल ही ना पाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उस रैंडमनेस में कुछ ऐसी की कुछ ऐसी जनरेट करो कि भाई उसकी की तो हैकर को नहीं पता होगी ना। अब इतनी बड़ी की है, तो आपने एक की बना दी कि ये बेसिकली बेसिकली 3 प्रॉपर्टी आपने एक्स्ट्रा बना दी, कि जब तू टोकन जनरेट करियो ना, तो इन 3 प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करियो। तो जब वो टोकन की जो वैल्यू आएगी, उसमें इनडायरेक्ट में आपको दिखेगी नहीं है कि की दिख गया, इश्यूअर दिख गया, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उनका भी इस्तेमाल है कि भाई कौन सी की है, क्या इशूअर है, क्या ऑडियंस है, वो सब उस टोकन में मिलके बना होगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वो टोकन भेजोगे, तो क्योंकि किसी दूसरे हैकर को आपकी की के बारे में नहीं पता होगा, इशूअर ऑडियंस में भी टुक्का भेड़ के मिला भी ले, बट इतनी बड़ी जो की है इसके बारे में नहीं पता होगा, ये बहुत सीक्रेट की बोलते हैं इसे। तो इसीलिए वो कभी भी वो रैंडम टोकन आपके जैसा जनरेट कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या है।
ये कि सर जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे थर्ड पार्टी से लेकर, क्योंकि करेक्ट। आर्ट। हाँ, लेकर नहीं, जनरेट करना पड़ेगा। ऐसा आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको बोल दिया कि यार ये थर्ड पार्टी कर रही है आपकी टोकन ना, तो आप उनसे पूछोगे कि भाई टोकन जनरेट करने का क्या मेथड है। जैसे इसी तरह का उनका भी कोई मेथड होगा। जैसे मैंने एक मेथड बनाया है ना, वो भी कोई ऐसी टेक्निक यूज कर रहे होंगे। एक आपको बता देंगे ये जनरेट करने का मेथड है। कई बार वो आपको जनरेट करके दे भी देते हैं, बट क्योंकि ये बहुत सीक्रेट होती है तो आप इवन थर्ड पार्टी का भी जनरेट किया हुआ नहीं मांगते, आप कहते हो हम खुद जनरेट करेंगे। ओके। पूछो ठीक है। और कोई क्वेश्चन। नहीं, तो वो क्लियर। है, तो अभी अभी ये कोई टोकन पोकन नहीं है। टोकन इस एल्गोरिथम के द्वारा जनरेट हुआ है, और यहां पे अब रिटर्न हुआ है टोकन। जनरेट किसने किया है? इसके इस मेथड ने जनरेट किया है। गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है जनरेट करने का। तो अगर आप देख सकते हो, क्या कर दिया मैंने, आप देख सकते हो कि ये क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है। एक कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है क्लेम आइडेंटिटी करके, जिसमें यूजर नेम को भी इस्तेमाल कर रहा है टोकन जनरेट करते वक्त। एक्सपायरी ऐड कर रहा है उस टोकन की। इशूअर भी ऐड कर रहा है। ऑडियंस भी ऐड कर रहा है। और यहां पे की को भी ऐड कर रहा है। इन सबको ऐड करके एक टोकन बना रहा है। तो अब इतनी सारी चीजें, कोई हैकर मतलब इतना बड़ा तगड़ा हैकर नहीं हो सकता कि इतनी सारी चीजें सबकी सब चुरा ले। राइट, क्योंकि ये तो आपके घर में है ना। तो फिर आप कहोगे फिर भी चुरा लिया तो फिर तो भाई वो घर की बात भी है। घर में आप ताला लगा के चाबी अपने पास ले जाते हो, आपकी चाबी किसी को कोई चोर चुरा लेगा तब तो आप लूट ही लेगा ना। लेकिन चाबी तो वो आपके पास रहेगी। तो ये सीक्रेट की वही है कि भाई मैंने जो टोकन बनाया वो मान लो कोई देख भी ले, लेकिन वो बेसिकली ऐसा यूनिक होगा जो मेरी ही चाबी से खुले बनेगा और किसी की चाबी से नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। तो यहां तक हमने टोकन बना लिया था। अब टोकन बना लिया तो यहां के बाद का खेल समझो। अब टोकन बना लिया तो हर रिक्वेस्ट में हमें वो टोकन भेजना है। आपको पता है एमवीसी में क्या होता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर पे हिट करती है, वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजता है, ब्राउजर को भेजता है, फिर ब्राउजर एप्लीकेशन दिखाता ही है। क्लियर? ये तो सबको पता है, यही तरीका होता है। आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे, यूआरएल डालोगे, वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर रीड करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ब्राउजर पढ़ेगा, ब्राउजर वो यूआई दिखा देगा। अब जो ये रिक्वेस्ट भेजनी है आपको, इसमें आपको ऐड करनी है एक न्यू हेडर जिसका नाम होगा ऑथराइजेशन। इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट होता है। ऐसे कुछ फॉर्मेट और भी दिखाऊंगा, कैसा फॉर्मेट होता है दिखा दूंगा, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉप वन, उसकी वैल्यू होगी। जैसे प्रॉपर्टी मतलब यूआरएल क्या है, ये सब क्या है, ये सब वैल्यू होती है। तो इसी हेडर में एक और वैल्यू हमें भेजनी पड़ेगी अब ऑथराइजेशन करके। और उस ऑथराइजेशन में ये टोकन ऐड करना पड़ेगा हर रिक्वेस्ट में, कि भाई हर रिक्वेस्ट जब भी जाए तो ये टोकन ऐड हो जाए। हालांकि एमवीसी ये ऑटोमेटिकली करता है, बट फिलहाल मेरे में ये चल नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई ऑटोमेटिकली इसने ऐड क्यों नहीं किया। तो मैंने टेस्टिंग के लिए आपको अपने आप से ऐड करके दिखाया है। एमवीसी को ये ऑटोमेटिकली करना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में पता कर लूंगा कि क्यों नहीं किया इसने ऑटोमेटिकली। क्योंकि एमवीसी ऑटोमेटिकली हमने ये सब सेटिंग किया तो उसे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट में ऐड कर देना चाहिए। बट क्योंकि उसने नहीं किया, तो मैंने क्या किया, एक कुकी बनाई। कुकी क्या होती है ब्राउजर में? क्या किसी को पता है? कोई ऐसा है यहां पे जिसे कुकी के बारे में नहीं पता? बताओ। विवेक, आपको पता है कुकी क्या होती है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। जैसे कोई कुछ भी हम बोलते हैं तो उसमें हाँ चलो मैं बता देता हूं। ब्राउजर पे मतलब एक वो है, एक ब्राउजर पे एक स्टोरेज है।
कि ब्राउजर पे कोई चीज सेव करनी हो तो आप कुकी में स्टोर कर सकते हो और फिर हर रिक्वेस्ट में उसी को भेज सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कुकी को इस नाम से कुकी बनाई और उसमें जो भी मेरा टोकन आया उसको सेव कर लिया। खाली इतना काम किया है मैंने, और उस टोकन को वापस भेज भी दिया। बात समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, कुकी बनाई और कुकी में सेव कर लिया और उस टोकन को वापस भेज दिया। कहां पे भेज दिया, पोस्ट का मेथड है ना, तो व्यू पे आ जाएगा। इस व्यू पे आ गया। अब व्यू पे आएगा तो मैंने जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और ये वाला कोड देखो खाली आप लोग इतना। मैंने क्या कहा कि भाई तू क्या करियो, यही फैच लॉगिन वाले मेथड को ना डायरेक्टली कॉल करने की जगह मेरे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करियो, और जब रिस्पॉन्स ओके आ जाएगा तो लोकल स्टोरेज, जैसे कुकी होता है वैसे ही लोकल स्टोरेज भी है। अभी ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं है। तो लोकल स्टोरेज में डाल दियो मेरे कुकी को, जो भी डाटा आया है उसने जो भी डाटा भेजा है उसको लोकल स्टोरेज में डाल दियो। डाटा क्या भेजा है, टोकन ही भेजा है, तो टोकन को लोकल स्टोरेज में डाल दियो। और फिर एक रीडायरेक्ट करियो होम इंडेक्स पे, और एक एडिशनल उसमें यूआरएल होना चाहिए, जिसका एक एडिशनल हेडर होना चाहिए जिसका नाम है ऑथराइजेशन बियरर टोकन। जो भी आपका टोकन है वो, घबराना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया मैंने। मैंने कहा कि पिछली बार भी दिखाया था मैंने पिछली क्लास में, जावा स्क्रिप्ट से भी आप कॉल कर सकते हो मेथड। तो वैसे ही जावा स्क्रिप्ट से मैंने कॉल किया वाला मेथड, लॉगिन वाला पोस्ट मेथड। और मैंने कहा मेरे भाई जब तू सक्सेस भी कर लियो ना तो इसे लोकल स्टोरेज में सेव करियो और इसी टोकन को एक हेडर में डाल के भेज दियो। हेडर क्या है, एचटीटीपी का हेडर दिखाता हूं अब। क्या मोटा मोटा हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा? आ रहा है सर, चलो। ठीक, वो समझ लो, खाली थ्योरी भी समझ में आ रही है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको हेडर वेडर ये सब भी समझना पड़ेगा ना। अब देखो हेडर कैसे क्या होता है दिखाता हूं। कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, मान लो ऑथ और लॉगिन के पेज को रिक्वेस्ट गई, तो आपको रिक्वेस्ट अगर चेक करनी है तो यहां पे देखो इतनी सारी रिक्वेस्ट गई हैं। कुछ एक तो देखो ऐसी है जावा स्क्रिप्ट उठा के लेके आ रही है। आपको क्या यूज करना है, खाली फैच वाली रिक्वेस्ट जो कुछ डाटा वाटा लेके आई है। हालांकि अभी कोई डाटा लेके नहीं आई, तो ऑल देखते हैं। तो आपको ये एक कोई सी भी रिक्वेस्ट उठा लो। इस रिक्वेस्ट में देखो मैं कह रहा था ना कैसे रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाने का मतलब यही है कि एचटीटीपी सीधा कैसे भेजता है सर्वर पे, तो रिक्वेस्ट बना के भेजता है। तो देखो यहां पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को छुपा लो। हेडर, ये देखो इसके हेडर में कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक ये वैल्यू भेज रहा है। मैंने कहा था ना प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी क्या होता है ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, पर देखो कुछ कुकी भी भेजता है, उसके साथ साथ और भी खूब सारी चीजें भेजता है कि भाई होस्ट क्या है, आप कौन से डोमेन से भेज रहे हो, और भी इंफॉर्मेशन भेजता है। हमें क्या करना है, साथ में एक ऑथराइजेशन नाम का भी टोकन भेजना है। कब, जब हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसे क्लीन कर देता हूं। अब देखो मैं क्लिक करूंगा तो ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सक्सेसफुल हुआ और इंडेक्स नाम का पेज खुला, होम और इंडेक्स नाम का पेज खुला। यहां पे नहीं दिख रहा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बिहाइंड द सीन ये पेज खुला है। अभी दिखाऊं क्योंकि मेरा अभी कुछ दिक्कत आ रही है इसलिए यहां पे नहीं दिख रहा, बट ये पेज खुला है। और इस पेज में देखो रिक्वेस्ट हेडर में मैंने एक एडिशनल हेडर भेजा है ऑथराइजेशन करके, और वहां पे जो भी टोकन लिया है उस टोकन की वैल्यू भेजी है इस ऑथराइजेशन के अंदर। और वही कोड मैंने लिखा हुआ है यहां पे कि भाई होम इंडेक्स को कॉल कर और एक हेडर ऐड कर दे। किस नाम से, ऑथराइजेशन नाम के, उसके आगे बियरर और टोकन को ऐड कर दे। तो उसने ऑथराइजेशन नाम का हेडर ऐड किया और बियरर और टोकन को ऐड कर लिया, और रिजल्ट जब मैंने देखा तो सक्सेसफुल आ गया। ये देखो पेज खुल रहा है। अभी यहां पे आपको नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ बिहाइंड द सीन एरर है,
वो मैं चेक कर लूंगा। लेकिन यहां पे आप चेक करोगे तो आपको यूआरएल 200 का मतलब होता है, स्टेटस का मतलब सक्सेसफुल खुल गया। तो सक्सेसफुल हमारा पेज खुला हमारा, और हमने देखा कि टोकन ऐड हो गया। आप कहोगे भाई ये तो पहले से ही ऐड होगा, आप झूठ बोल रहे हो। तो चेक कर लेते हैं। पहली बार रिफ्रेश करता हूं, पहली बार नेटवर्क पे जाता हूं, लॉगिन करता हूं, तो रिक्वेस्ट हेडर को खोल के देखूंगा तो कोई भी देख लो, यहां पे कोई भी ऑथराइजेशन नाम का हेडर नहीं है। क्या किसी को ऑथराइजेशन नाम का हेडर दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। एक्सेप्ट दिख रहा है, एक्सेप्ट एनकोडिंग दिख रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है, ऑथराइजेशन नाम का नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही मेरा ऑथराइजेशन मैंने किया, एक और पेज पे मूव किया मैंने, इंडेक्स पे, और यहां पे मैंने भेजा ऑथराइजेशन नाम का हेडर। और कैसे जा रहा है अगर इसको दिखाऊं मैं आपको, तो यहां पे अगर मैं डिबगर लगाऊं और क्लिक करूं तो यहां पे देखो आ गया। इसने क्या क्या भेजा? यूजर नेम में आईटी, ये मेरा पासवर्ड है और ये यूजर नेम है। उसने पासवर्ड को कन्वर्ट किया, चेक किया क्या डाटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है, तो हाँ भाई हमने देखा था एग्जिस्ट करता है, तो आ गया डाटा। अब उसने पासवर्ड टोकन बनाया, ये देखो यही टोकन बनाया है, ई वाई करके कोई टोकन बनाया है, वही भेजेगा। और इसको कुकी में भी ऐड कर दिया और वापस भेज भी दिया। अब जब भेजा तो यहां पे आ गया। अब ई करके देखो कुछ आया होगा, ये देखो ई करके वापस आया है, क्योंकि मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने ऑटोमेटिकली उसे ऐड कर दिया। हालांकि ये काम एमवीसी को अपने आप करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये कर नहीं रहा, तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको करके दिखा दिया कि जब आप भेजोगे तो इंडेक्स का ये मेथड ऑटोमेटिकली देखो पेज खुल रहा है, एरर नहीं आ रही, अदरवाइज एरर आती। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है? मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को ज्यादा सही से समझ में आया है, बट कोशिश करना इसे एक बार वीडियो रिवाइज करना, और फिर जितना समझ में आए उतना बताना। फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इस पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, मतलब ये उसके जैसा नहीं है कि करंट ऑपरेशन बना लिया, ये बना लिया। आप पूरा ऑथेंटिक है, हालांकि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे नए लोग हैं आपको ज्यादा ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं। बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे लॉगिन पेज काम करता है। तो उसका बेसिक आइडिया यही है कि भाई आप भेजोगे क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल चेक होंगे, फिर एक टोकन जनरेट करेगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, उससे लेना देना नहीं है। आप खुद भी करवा सकते हो, थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो। वो टोकन आपको दे देगा, हर बार आपको टोकन भेजना है, जब तक वो टोकन वैलिड रहेगा आप पेज देख सकते हो, नहीं रहेगा तो नहीं देख सकते। बात इतनी सी है। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई? 2% समझ में आई है, उतनी भी नहीं आई? बोलो विवेक, आप बताओ। हाँ तो थोड़ी तो आई है। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिटेल में थोड़ा जाएंगे इसके, और ऑथराइजेशन भी पढ़ेंगे। सर हाँ जी, पूछो। सर वो ना रेज्यूम वेबसाइट जो बनवाई थी आपने, उसे हाँ, होस्ट रेज्यूमे करवा वेबसाइट, दीजिए, वो रेडी हो गई है। वो रेज्यूमे वेबसाइट आपकी बन गई है? हाँ सर, वो आपने कहा था ना कि आप फ्री में होस्ट करवा दोगे उससे। हाँ, वो मुझे ढूंढना है यार, अभी मैंने भी वो ढूंढ नहीं पाया। पहले इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बहुत से फ्री वाले होते हैं, लेकिन मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा कि उसे कैसे, कहाँ से करते हैं ना, कि वो